हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10+2 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले आपने +2 के जो 2 चैप्टर पढ़े हैं बेटा, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक उस पूरे दोनों चैप्टर के अंदर हमने चार्ज को किस पर रखा था? रेस्ट पर। आज हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपको चार्ज को क्या करवाना है? मूव करवाना है, बट उसकी वेलोसिटी को हमें क्या रखना है? कांस्टेंट। यानी वो मोशन में होगा बट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगा। ठीक है बेटा, तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम 3 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहला बेटा बेसिक ऑफ करंट, करंट के बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे। दूसरा है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और तीसरा टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। आई यानी करंट और वी डी क्या है हमारे पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे बेटा। इस पूरे चैप्टर के सारे वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम कोशिश करेंगे जितने शॉर्ट में हो सकते हैं वो भी मैं कवर करूं, और साथ में क्या हो, आपका कोई भी कंटेंट इसका ना छूट पाए वो भी मैं कोशिश करूंगा इसमें पूरी। ठीक है, देखिए तो ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी बताया आपको। चार्ज को किस में पढ़ना है? हमें मोशन के अंदर, बट उसकी वेलोसिटी को क्या रखना है? कांस्टेंट। ये है हमारी यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए हमारा सबसे पहला टॉपिक करंट। व्हाट इज करंट? तो देखिए बेटा, करंट को समझने से पहले हम एक बिल्कुल सा बेसिक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो ये हमारे पास जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस वो क्या है? एक पर्सन है। ये क्या है बेटा? एक पर्सन है, और इस पर्सन को मैं क्या देना चाह रहा हूँ? इस पर्सन को मैं ग्लूकोज दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ बेटा? ग्लूकोज। अब आपको पता है कोई भी पर्सन जब बीमार होता है तो डॉक्टर उसको ग्लूकोज रिकमेंड करता है। तो ग्लूकोज देने के लिए वो क्या करता है? कम से कम उसको अमूमन क्या लगता है? 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम लगता है ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाने में। तो अब उसी प्रकार से आप ये समझ लो कि वो पर्सन है, वो तो क्या है बेटा? आपका सब्सटेंस। क्या है? सब्सटेंस है। ठीक है, और जो ग्लूकोज दे रहे हो ना, वो एक तरीके से फिजिक्स में मैं उसको क्या कहूंगा बेटा? चार्ज कहूंगा। तो करंट को समझने के लिए क्या करना है आपको? उसके अंदर से क्या गुजारना है आपको? चार्ज। चार्ज गुजारने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि वो चार्ज कितने टाइम में उसके अंदर से गुजर रहा है। तो करंट का क्या हुआ मीनिंग? चार्ज फ्लो, यानी किसी कंडक्टर में से गुजारा गया चार्ज। ठीक है, पर यूनिट टाइम, यानी आपको ये देखना है कि वो चार्ज उस कंडक्टर में से कितने समय में गुजरा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? करंट। अब यहां से देख सकते हो आप, अगर किसी पर्सन को जो ग्लूकोज है वो आपने 10 मिनट में चढ़ा दी, टाइम कितना दिया? 10 मिनट। तो जो करंट है वो क्या होगा? बहुत ज्यादा, टाइम कम लिया आपने। अगर वही ग्लूकोज आप किसी बंदे को 2 घंटे में दे रहे हो तो टाइम ज्यादा ले रहे हो। ग्लूकोज वही है, तो उसमें जो करंट जिसको हम बोल रहे हैं वो करंट क्या होगा बेटा? कम होगा। ठीक है, 2 घंटे वाले में। तो क्या कहते हैं हम? व्हाट इज करंट? चार्ज फ्लोइंग इन ए सब्सटेंस पर यूनिट टाइम टेकन। कितना उसको टाइम लगा, ये क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है? करंट कहलाती है। क्लियर है? देखिए अब करंट देखिए, जो करंट है उसकी यूनिट क्या होती है बेटा? कैसे मेजर करते हैं? पढ़ चुके हो। चार्ज को किस में मेजर करते हैं? कूलाम में। टाइम को सेकंड में, तो कूलाम पर सेकंड। और करंट को मेजर करने के लिए हम क्वांटिटी यूज करते हैं एम्पियर। ये कौन सी यूनिट है बेटा? ये है फंडामेंटल यूनिट, जो +1 में हमने पढ़ी है, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो अगर आपको 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? करंट को किस में मेजर करेंगे बेटा? हम एम्पियर में। क्यू को किस में करते हैं? बताया आपको, कूलाम में। और टाइम को बेटा सेकंड में। तो 1 एम्पियर करंट क्या होगा? आप ऐसे कहोगे, देखिए अगर किसी सब्सटेंस में से 1 सेकंड टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो किया? 1 कूलाम, तो उस कंडक्टर में से या उस सब्सटेंस में से गुजरने वाला जो करंट है वो क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर। लिख सकते हो आप, करंट इंस्टेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge
फ्लो इन सब्सटेंस इन 1 सेकेंड। ठीक है बेटा, ये आपको 1 रख दिया आपने इसको, तो ये क्या कहलाएगा 1 एम्पियर। अब देखिए बेटा, जो करंट है वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। करंट दो प्रकार की है हमारे पास। एक तो आप निकालते हो एवरेज करंट, तो उसके लिए मैंने पहले क्या लिया बेटा, एक क्वेश्चन लिया है। आपको चार्ज दे रखा है 2t² + 3t + 1, ये चार्ज है। आपसे क्या कहा गया कि करंट फाइंड आउट करिए फॉर t = 0 to t = 1 सेकेंड। आपको यहां दिख रहा है चार्ज क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर आपको करंट निकालना है तो आप इसमें क्या निकालोगे, अगर मैं बात करूं एवरेज करंट, इसकी बात करूं बेटा एवरेज करंट, तो क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टाइम टेकन। इसको हम डिनोट किससे करते हैं बेटा, इसको डेल्टा क्यू लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा टी। क्लियर। अब देखिए ये एवरेज करंट आएगा, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या होता है बेटा, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। चेंज निकालते हैं, फिजिक्स में पढ़ा है आपने, चेंज कैसे निकलता है, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और उसी प्रकार से यहाँ पर टाइम हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है, ये चेंज निकालने का तरीका है। तो आप पहले चार्ज निकाल लीजिए। कौन सा चार्ज निकाल लेंगे आप, ये इनिशियल टाइम है और ये क्या आपका फाइनल, तो क्या हो फाइनल। फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, टी की जगह कितना पुट कर दोगे बेटा, t = 1। क्यों है, आप कह दोगे t कितना पुट करना है बेटा 1। रखिए 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 1 कितना हो गया, देखिए 2 + 3 + 1, ये हो गया आपके पास 6। ठीक है। इनिशियल हो देख लीजिए आप, क्यों इनिशियल कितना आ जाएगा, क्यों इनिशियल के लिए कितना निकालोगे आप, टी को कितना पुट करोगे, t = 0, t = 0, टी को 0 पुट करूंगा, ये 0 हो गया, t 0 ये 0 प्लस ये भी 0 प्लस 1 कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1। अगर आपको चार्ज कूलाम में दे रखा है, किस में दे रखा है बेटा, कूलाम में। ठीक है, तो मैंने कूलाम में दिया, ये 6 कूलाम आ गया, ये कितना आ गया 1 कूलाम। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे क्यू एफ कितना है बेटा, क्यू एफ आया हमारे पास 6 कूलाम, 6। क्यू इनिशियल कितना आया 1 कूलाम, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है बेटा, ये 1 सेकेंड है फाइनल, और ये इनिशियल 1 - 0 ये 1, कितना आ गया 5 कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड को आप क्या लिखोगे, ये देखो कूलाम पर सेकेंड को मैं एम्पियर लिख सकता हूं, तो ये आ गया आपके पास 5 एम्पियर। कितना आ गया बेटा 5 एम्पियर। क्लियर है। चार्ज क्या हो आपके पास, करंट क्या है, करंट है चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, यानी कितने समय में कितना चार्ज किसी भी सब्सटेंस के अंदर से पास किया, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट। I = Q/T। क्लियर है बेटा। हमने कौन सा चार्ज, यहाँ पर क्या निकाला, हमने करंट निकाला जो किस नेचर का था बेटा, एवरेज करंट। इसी में एक और बेटा, अगर आपको दे देता है कि आप इंस्टेंटेनियस करंट निकालिए, ये क्लियर है आपको, व्हाट इज करंट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, और आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो करंट की, तो क्या हो जाएगा, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये किसकी डेफिनेशन होगी बेटा, ये होगी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। यानी आप टाइम के साथ बता रहे हो, किसका फ्लो बता रहे हो, चार्ज का, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, चार्ज फ्लो ऑन पर यूनिट टाइम टेकन। क्लियर है बेटा। तो दो प्रकार के करंट हम निकालते हैं, एक एवरेज करंट है और एक क्या निकालते हैं हम, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट देखिए बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। अब सपोज करो आपके पास सेम यही चार्ज गिवन था, क्यू कितना है, ये दे रखा आपको, क्यू = 2t² + 3t + 1, किसमें गिवन है बेटा, ये कूलाम में। ठीक है। फाइंड
करंट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। वही है, आपसे क्या पूछा गया? करंट पूछा गया। कितने टाइम के ऊपर? 5 सेकेंड के ऊपर। वहां क्या था इस क्वेश्चन में? इसमें आपसे पूछा था करंट किस से किस समय के बीच में, बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब आपसे क्या पूछ रहा है? 5 सेकेंड के ऊपर। इसी तरह के क्वेश्चन हमने +1 में पढ़े हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन हैं ये। तो देखिए आप क्या हो जाएगा बेटा, कैसे निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकलता है? आई टेनियस क्या होता है बेटा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जो आपने क्या निकाला था? एवरेज करंट। उसके अंदर हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये क्या कर देते हैं हम? ये फॉर्मूला होता है बेटा इंस्टेंटेनियस करंट का, डी क्यू अपॉन dt, डी क्यू अपॉन dt। तो ये हमारे पास क्या हुआ है? आप डी क्यू अपॉन dt निकाल दीजिए, डी क्यू अपॉन dt। ये क्या है बेटा? डिफरेंशिएट करना है आपको। तो क्या हो जाएगा? कैसे होता है डिफरेंशिएशन? 2 कांस्टेंट u का u, t का क्या है बेटा? स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे t1, क्लियर? प्लस 3 कांस्टेंट u का u, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? 1, प्लस जो 1 है कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। ये कितना आ गया? 4t प्लस 3। ये क्या है आपके पास? डी क्यू अपॉन डी टी। अब आपको कितने में पूछा है? एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। टाइम कितना है बेटा? 5 सेकेंड। तो आई कितना हो जाएगा 5 सेकेंड के ऊपर? आप t को 5 पुट करिए, 4 इंटू 5 प्लस 3 कितना हो गया बेटा? ये आ गया 23। डी क्यू अपॉन डी टी किसमें में देखिए बेटा? कूलम, टाइम सेकेंड, कूलम पर सेकेंड क्या हो गया आपके पास? एम्पियर। तो ये कितना आ गया बेटा? 23 एम्पियर। देखिए हमने क्या पढ़ा है बेटा इसके अंदर? हमने करंट का बेसिक पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में और स्टडी करेंगे हम अभी। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? फॉर्मूला करंट का। क्या होता है बेटा? फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितना चार्ज किसी भी सब्सटेंस में से गुजरा पर यूनिट टाइम। आप उस टाइम से उसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे, जितने टाइम में वो चार्ज उसमें से क्या किया है? फ्लो। फिर हमने देखा अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगी तो 2 प्रकार की हो सकती हैं। इस पे हमें किस प्रकार के बेटा? एवरेज करंट भी पूछा जा सकता है, और दूसरा क्या पूछा जा सकता है आपसे? इंस्टेंटेनियस करंट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है, हम अभी बात करते हैं किसके बारे में? थोड़ा सा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी भी सब्सटेंस में किस प्रकार से फ्लो करता है। ठीक है, क्या पढ़ा है हमने अभी बेटा? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब देखिए किसी भी सब्सटेंस में से जो करंट है वो किस प्रकार से फ्लो करता है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हमारे पास कॉपर वायर है, अगर उस वायर को सिंपली मैं कहीं पर हैंग कर दूं तो क्या उसमें से करंट फ्लो करता है? नहीं। करंट का फ्लो करेगा बेटा जब हम किसी भी सब्सटेंस के क्रॉस क्या अप्लाई करते हैं बेटा? एक पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने कोई सेल लिया या बैटरी ली, सेल या बैटरी लेके मैंने उसको कनेक्ट कर दिया किसके ऊपर? किसी भी कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, अब होगा क्या बेटा? देखिए आप एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर में क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए उसको। कंडक्टर क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे? सपोज करो मैं कॉपर लेता हूं एग्जांपल के लिए, मैंने कितना लिया? लेट इन 1 कॉपर एटम, एक कॉपर के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं? 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 1 ग्राम में कितने होते हैं बेटा? 1 ग्राम ऑफ कॉपर कितने एटम होंगे? 6.023 into 10⁻23 एटम। तो बात क्या हुई? 1 ग्राम कॉपर के अंदर लगभग कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें
कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे ही आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, देखिए ये मैंने सेल लगाया या बैटरी लगाई, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसकी तरफ दौड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इनका मतलब पता है आपको, पॉजिटिव किसको बताता है बेटा, हायर पोटेंशियल को, और ये जो छोटी लाइन है वो किसको बताती है, लो पोटेंशियल को। बड़ी लाइन बताती है हाई पोटेंशियल और छोटी किसको, लो पोटेंशियल। तो जैसे ही किसी भी कंडक्टर के ऊपर मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा, ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रॉन है क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन वो किसकी तरफ दौड़ेंगे, हाई पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि उन पर नेगेटिव चार्ज है। और जो पॉजिट्रॉन है वो किसकी तरफ दौड़ेंगे, वो दौड़ेंगे नेगेटिव पोटेंशियल यानी लो पोटेंशियल की तरफ। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इनको डिनोट कैसे करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को लिखूंगा मैं E माइनस और पॉजिट्रॉन को क्या लिखूंगा मैं, E प्लस। तो एक्चुअल में जब हम कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में से क्या गुजर रहा है, करंट, तो कौन दौड़ता है, वास्तव में क्या दौड़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी कंडक्टर में हम क्या करते हैं बेटा, एक वोल्टेज देते हैं, उसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो वास्तव में उसमें कौन दौड़ता है, उसमें दौड़ते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, बट समझने के लिए हम हमेशा क्या मानते हैं, हम 10+2 10th क्लास में भी आपने पढ़ा, हम जो करंट लेते हैं, करंट की डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिधर भी फ्लो करेगा उससे क्या लेंगे बेटा, अपोजिट। तो हम पॉजिट्रॉन को लेते हैं। तो देखिए वास्तव में होता क्या है, आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, कितने का, V वोल्ट का, कितने का, V वोल्ट का। तो अब इधर कितना हो गया बेटा, यहाँ पर पोटेंशियल हो गया V, और सपोज करो V पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर तो V है और इधर कितना है, 0। तो यहाँ पर कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, 0। इस पोटेंशियल डिफरेंस ने इस कंडक्टर के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हो आप, पढ़ा है ना बेटा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, E = V/L। ये कंडक्टर की क्या थी बेटा, लेंथ थी। इसके ऊपर आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो उसमें क्या पैदा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें पैदा हो चुका है। अब देखिए यहां तो हम किसकी डायरेक्शन लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा करंट है वो किससे अपोजिट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से। किससे बेटा, इलेक्ट्रॉन से। तो हम किसको फ्लो करता हुआ दिखाएंगे, पॉजिट्रॉन को। वास्तव में कौन करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। वास्तव में फ्लो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आप इसी कंडक्टर में समझिए बेटा, हुआ क्या, इस प्रकार से यहां पर पॉजिट्रॉन है, क्या है यहाँ पर, पॉजिट्रॉन। इस वाले एंड के ऊपर यहाँ ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है। V क्या होता है बेटा, V = W/Q। तो W क्या हुआ, W वर्क डन। वर्क डन क्या होती है बेटा, एनर्जी = QV ये होता है। तो यहाँ जो पॉजिट्रॉन है इस एंड के ऊपर, उस पॉजिट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है बेटा, उस पॉजिट्रॉन के पास एनर्जी है EV। ये देखो यहाँ से फॉर्मूला लिया है मैंने, वर्क या एनर्जी क्या होता है, Q × V। क्या कितना है यहाँ पर, E। तो यहाँ जो एनर्जी है पॉजिट्रॉन की कितनी है, EV। यहाँ जब वो पहुंचेगा तो यहाँ एनर्जी कितनी है, देखिए पोटेंशियल कितना है यहाँ पर, 0। यहाँ से देखते हैं इसका पोटेंशियल V, तो यहाँ V मिलेगा। यहाँ कितना है, 0। तो यहाँ एनर्जी कितनी होगी, 0। ये एनर्जी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा, एनर्जी EV। और यहाँ एनर्जी कितनी होगी, 0। अब समझिए इसको, एक्चुअल में हमने ये जो कंडक्टर था, हमने पढ़ा था कि कंडक्टर में कौन फ्लो करता है, चार्ज। अब चार्ज क्या है, फंडामेंटल चार्ज कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये पढ़ा है हमने। अब जितनी भी डायरेक्शन हम करंट की लेंगे, किसको समझ के करेंगे बेटा, हम पॉजिट्रॉन को समझ के। प्रोटॉन के जैसा है, पॉजिटिव चार्ज इस पे है, पॉजिट्रॉन पे भी क्या है, पॉजिटिव। हालांकि दोनों अलग हैं, दोनों का मास क्या होता है, डिफरेंट, बट समझने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं। अब देखिए बेटा, मैं ये समझा रहा हूं कि ये जो बैटरी थी या जो सेल था, उसने क्या दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस ने क्या पैदा कर दिया, देखो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है
पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या पैदा कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव, यानी वो एक तरफ हायर पोटेंशियल एक तरफ लोअर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो यहाँ पॉजिट्रॉन थे, क्या थे बेटा, पॉजिट्रॉन, उनके पास एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है रिलेशन, V क्या होता है, W/Q, W क्या है, एनर्जी, चार्ज, तो एनर्जी कितनी होगी, Q × V, चार्ज कितना है पॉजिट्रॉन पर बेटा, +E, तो यहाँ तो पॉजिट्रॉन है उसके ऊपर एनर्जी कितनी है, EV, वो यहाँ तक गया उसकी एनर्जी 0, ये एनर्जी किसने यूज कर ली, ये एनर्जी यूज कर ली बेटा इस कंडक्टर ने, किसने यूज कर ली, कंडक्टर ने। तो बेसिकली क्या होता है, सपोज करो मेरी ह्यूमन बॉडी है, मैं क्या हूँ, एक कंडक्टर, मैं कंडक्टर हूँ, मेरे ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस की होगा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते ही क्या लगेगा, हमें झटका लगेगा, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो घरों में यूज करते हैं, उसके साथ कनेक्ट करके हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, कभी हम प्रैक्टिकल करने बैठ जाओ, चलो देखते हैं एनर्जी कैसे फ्लो करती है, प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि इससे जो झटका लगेगा उसको महसूस हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करें बेटा, मैं खुद को क्या मान रहा हूँ, कंडक्टर, मान लिया मेरे कंडक्टर के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, मेरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ जो पॉजिट्रॉन है मैंने यहाँ पर V लिया पोटेंशियल और यहाँ कितना दिया 0, तो यहाँ जो पॉजिट्रॉन है उसके पास एनर्जी कितनी है, EV, कितनी है बेटा, EV, और यहाँ जो पॉजिट्रॉन है उसकी एनर्जी 0, तो पॉजिट्रॉन क्या करेगा, मैं कंडक्टर मेरे अंदर से ऐसे चलेगा और जैसे यहाँ तक पहुंचेगा उसकी एनर्जी कितनी, 0, तो वो जो एनर्जी मिली थी किससे मिली थी, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से, वो किस में खर्च हो गई, मेरी बॉडी में, यानी कंडक्टर में, किस में खर्च हो गई बेटा, कंडक्टर में। तो बेसिकली ये देखिए जो बैटरी है, बैटरी क्या करती है, बैटरी इज सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा नहीं लिखना आपको कि बैटरी क्या सप्लाई करती है, चार्ज, चार्ज तो कंडक्टर के अंदर पहले ही पड़ा था, बैटरी ने सिर्फ क्या किया, क्या सप्लाई की, एनर्जी, क्या सप्लाई की बेटा, एनर्जी। आप और सिंपली समझने के लिए मान लीजिए कि जो बैटरी है ना, वो बैटरी क्या हमारे पास एक तरीके से स्टोर है, स्टोर है, किसका बेटा, स्टोर एनर्जी का गोदाम है ये, जहां पर बहुत सारी एनर्जी पड़ी है, और जो ये पॉजिट्रॉन है ना, वो क्या मान लेता हूं मैं, उसको मान लेता हूं बेटा मैं ट्रक, क्या मान लेता हूं, ट्रक। तो ये समझ लो जो ट्रक है ना, वो क्या करते हैं, वो ट्रक यहाँ स्टोर में से क्या भरते हैं, एनर्जी भरते हैं, यहाँ जाएंगे, ये कंडक्टर के अंदर जैसे जैसे चलेंगे वो कंडक्टर में एनर्जी क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, और फिर से वो जैसे ही खाली हो जाएगा ट्रक दोबारा से स्टोर में जाएगा, फिर एनर्जी भरेगा और वो एनर्जी दोबारा किसमें डाल देगा, उस कंडक्टर में। तो पूरा मैकेनिज्म क्या है, मेरी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका काम कर रहे हैं, ट्रक्स का, ठीक है। जो मैंने बैटरी लगाई है वो बैटरी किसका काम कर रही है, स्टोर का, वहां पर बहुत सारी एनर्जी पड़ी है, तो क्या करेंगे हम, उस स्टोर से जो ट्रक है एनर्जी लेंगे, कंडक्टर में प्रयोग होगी, फिर दोबारा से उस सोर्स से, कौन सा सोर्स बेटा, जो बैटरी है वहां से एनर्जी फिर भर लेंगे। तो देखिए एक्चुअली मैकेनिज्म ये है आपका। अब क्या करना है आपको, यहां पर क्या हुआ हमारे पास, ये जो मैं बता रहा हूं कंडक्टर के अंदर जैसे जैसे हम यहां से यहां जाते हैं वो एनर्जी क्या हो रही है बेटा, खर्च हो रही है। तो जो हम घरों में चलाते हैं ना पंखे, वो एनर्जी पंखा प्रयोग कर रहा है, रेफ्रिजरेटर चला रहे हैं तो वो एनर्जी कहाँ प्रयोग हो रही है, रेफ्रिजरेटर में। समझ में आया एक्चुअली करंट कैसे चलता है। करंट में क्या होता है बेटा, जो चार्ज होते हैं पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, वोल्टेज से। वोल्टेज से एनर्जी लेके कंडक्टर में उसको क्या करवा देते हैं, वो प्रयोग करवा देते हैं। देखिए इस पूरी कहानी को जो हमने अभी बताई है आपको, उसको हम समराइज कर लेते हैं। हाउ करंट फ्लो इन कंडक्टर, क्या था हमारे पास, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने क्या अप्लाई किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस V का मतलब इधर वाले एंगल के ऊपर V है तो इधर 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V। मुझे क्या फ्लो करवाना है, आपने पढ़ लिया करंट किस तरफ फ्लो करता है, जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे अपोजिट, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट पॉजिट्रॉन चलता है, तो मैंने पॉजिट्रॉन को ले लिया, यहाँ पॉजिट्रॉन्स पड़े हैं इसके अंदर। तो आपको इस पूरी कहानी को समराइज करना है बेटा। मैंने क्या मान लिया यहाँ पर,
कि बैटरी और सेल क्या प्रोवाइड करता है, सेल या बैटरी है वो क्या देती है आपको, एक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या देती है, पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, किसके ऊपर लगा रखा आपने, कंडक्टर की, जिसकी लंबाई है L, तो वहां क्या पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। E का फार्मूला है V/L, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया E = V/L। इधर वाला क्या है आपका, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। हम जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, W/Q, वर्क क्या होता है बेटा, एनर्जी। तो एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ, U = Q × V, U = Q × V। तो पॉजिट्रॉन चार्ज कितना है बेटा पॉजिट्रॉन के पास, +E। यहाँ एनर्जी कितनी होगी पॉजिट्रॉन के पास, यहाँ जो पॉजिट्रॉन है उसकी एनर्जी होगी बेटा EV + EV, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला है Q × V। Q कितना है पॉजिट्रॉन का, +E, V पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ जो पॉजिट्रॉन है उसका पोटेंशियल है 0, तो यहाँ पॉजिट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी बेटा 0। तो मैंने लिख दिया एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन एट एंड 1, ये 1 एंड मान लिया, कितनी एनर्जी है EV। दूसरे किनारे पर एनर्जी 0 यहाँ, तो ये जो एनर्जी थी यहाँ पर EV, यहाँ आके 0 होगी, वो एनर्जी जब वो पॉजिट्रॉन यहाँ से यहाँ आया ना बेटा, तो उसने जो काम किया उसमें खर्च होगी। जैसे हम पंखा चलाते हैं, तो पंखा चलाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो एनर्जी है वो लगातार उसको चलाने में क्या होती रहेगी, खर्च। तो मैंने लिख दिया है दिस EV एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जो हमारे बिजली के जितने भी डिवाइस हैं वो प्रयोग करते हैं इसको, जैसे टीवी, फैन एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए बैटरी और सेल क्या करता है, इसको समझाइए किया आपने। बैटरी और जो सेल हैं वो क्या करता है काम, एनर्जी को स्टोर करने का। ठीक है, एनर्जी को स्टोर रखा है इसने। और पॉजिट्रॉन है ना, वो किसका काम कर रहे हैं बेटा, एक तरीके से ट्रक का काम कर रहे हैं। उस एनर्जी को वहां से भरेंगे बैटरी से और उसको खर्च कर देंगे इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अंदर बेटा। ये थी करंट की पूरी, इसको समझने के लिए कि बैटरी का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन उसके अंदर क्या करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा, अब थोड़ा हम देखिए इसमें करंट के बारे में और डिस्कस करते हैं। अब देखिए करंट किस प्रकार की क्वांटिटी है, डायरेक्शन है करंट की। क्या करंट को मैं वेक्टर बोलूं, नहीं, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट किस प्रकार की क्वांटिटी है बेटा, करंट को अगर आपको ऐड करना है, करंट को सपोज करो आपके पास दो करंट है, यहाँ से करंट आया आपके पास 3 एम्पियर करंट आया और यहाँ से करंट आया 2 एम्पियर। ये एंगल आपका 60 डिग्री। तो यहाँ से जो करंट जाएगा 2, 3, ये कितना जाएगा बेटा 5 एम्पियर। तो करंट को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल अलजेब्रा के रूल लगाते हैं। जैसे 2 और 3 को जोड़ना है तो कितना है बेटा 5, वो 5 यहाँ आता है। चाहे ये एंगल 60 डिग्री हो, चाहे एंगल 90, कुछ भी हो, एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम क्या कहेंगे, करंट क्या है बेटा, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। किस तरह की क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। बट ये जब बोलोगे आप, जब स्केलर और वेक्टर दो पूछता है, अगर ये दे देता है टेंसर, देखिए टेंसर क्या होता है बेटा, टेंसर का कंसेप्ट हम तब प्रयोग करते हैं जब हमारे पास क्वांटिटी के अंदर, टेंसर का प्रयोग तब होता है जब हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या करती हो, डायरेक्शन भी उसमें क्या रखती हो बेटा, डायरेक्शन के भी जिसमें मायने होते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसर। जैसे यहाँ पर देखा हमने, जोड़ तो सिंपल किसकी तरह रहे हैं इसको, अलजेब्रा की तरह, परंतु फिर भी डायरेक्शन इज मैटर। जहाँ पर डायरेक्शन का भी महत्व हो वहाँ पर ऐसी क्वांटिटी को जोड़ने के लिए सिंपल अलजेब्रा लग रहा है, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, टेंसर। तो अगर आपके पास टेंसर और स्केलर दे रखा है ऑप्शन, तो आप क्या करोगे, करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, स्केलर वेक्टर में पूछा जाए तो आप कहोगे स्केलर है, अगर स्केलर और टेंसर में से पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, किस प्रकार की क्वांटिटी है, एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, देखिए बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था बेटा, कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, उस कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखते हैं तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही
कंडक्टर में क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये सिचुएशन, ये मेरा कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। क्या है, कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा बेटा, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया बेटा, एक्सटर्नल पॉजिटिव से ये नेगेटिव, ये मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या ले ली, डायरेक्शन ले ली। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर पड़े हैं वो सारे के सारे किसकी तरफ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर भागे तो यहाँ पर क्या बच गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास ये जो चार्ज है ना बेटा, इन चार्जेस को हम बोलते हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण पैदा हुए इंड्यूस्ड चार्ज। ये चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे बेटा, इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो इसके अंदर इन इंड्यूस्ड चार्ज के कारण एक क्या पैदा हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किससे अपोजिट है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव तो नेगेटिव, इंड्यूस्ड की डायरेक्शन उससे अपोजिट, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव कैरियर्स हैं तो यहाँ पर नेगेटिव कैरियर्स हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक पैदा होता रहेगा बेटा जब तक कि इसकी वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए, एक्सटर्नल के। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होगी, अपोजिट। इनके कारण यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो कितना होगा, 0। ये पढ़ चुके हैं आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में भी पढ़ा था आपने, इस टॉपिक को इस नाम से पढ़ा है। क्लियर है बेटा। जब किसी कंडक्टर को बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, अंदर चार्ज को इंड्यूस करवा देता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण वहां का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए अगर इस कंडक्टर के ऊपर मैं क्या अप्लाई कर दूं, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, या मैं यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर दी बेटा, यहाँ पर वायर कनेक्ट कर दी और वायर के साथ क्या लगा दिया मैंने, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा, वी पोटेंशियल डिफरेंस, ये कनेक्ट कर दिया। कनेक्टेड वायर है मेरे पास, किस तरह की वायर है बेटा, कनेक्टेड वायर्स। अब क्या होगा, उसी प्रकार से अब भी मैं क्या करूं, इसके ऊपर क्या लगाऊं बेटा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो चार्ज पैदा होंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे बेटा, इस तरफ, क्लियर, और पॉजिट्रॉन इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ, और ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर आ जाएंगे और पॉजिट्रॉन है वो इधर जाएंगे नेगेटिव की तरफ, क्लियर। अब क्या होगा बेटा, ये वाले चार्ज है ना वो यहाँ पर एक्यूमुलेट जमा नहीं होंगे। क्यों नहीं जमा होंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया उसको ये वाली चीज यहाँ पकड़ के ले आएगी और जो पॉजिट्रॉन यहाँ आएगा उसको ये नेगेटिव टर्मिनल इधर खींच लेगा। समझ में आया मैकेनिज्म। तो यहाँ पर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर नहीं हो पाएगा बेटा, यहाँ पर जो नेट है वो किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। समझ में आ गई सिचुएशन आपको। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, दोनों केस में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया कनेक्टेड वायर की हेल्प से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्या थे अब फ्लो होना स्टार्ट हो गए, उनका एक्यूमुलेशन कितना हो गया, 0 हो चुका है इस केस में। और यहाँ पर क्या था इनका एक्यूमुलेशन, यहाँ पर ये एक्यूमुलेट जमा हो रहे थे और उसके बराबर हो रहे थे कि इनका एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड जो था वो दोनों क्या हो रहे थे, बराबर हो रहे थे। बेटा इसी को अगर हम आगे देखें, हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, देखिए किस प्रकार इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। तो क्या हो बेटा, किसी सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन जो बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो एटम का रिमेनिंग पार्ट बच गया, ये क्या हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, आयन। कौन सा आयन हो गया ये, इसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो कैसा आयन बन गया, ये पॉजिटिव आयन। और ये क्या हो गया आपके पास, फ्री
इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने बात करी थी बेटा कंडक्टर के पास क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या होगा, आपका जो कंडक्टर है, क्या है बेटा कंडक्टर, ये कंडक्टर है हमारे पास, इस कंडक्टर में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। समझिए बेटा इसको, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो थर्मल एनर्जी के कारण, थर्मल एनर्जी यानी हीट के कारण उनके पास क्या है, अपनी एक एनर्जी है ड्यू टू हीट एनर्जी। और वो क्या करते हैं उस कंडक्टर के अंदर लगातार क्या करते हैं बेटा, थर्मल एनर्जी के कारण, किसके कारण, थर्मल एनर्जी के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। उनकी क्या होगी एक, बट उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी, जीरो। मैं ये कह रहा हूँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1, सेकंड की u2, थर्ड की u3, अप टू लास्ट की कितनी होगी बेटा u1। अगर इनका मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज वेलोसिटी उनकी कितनी हो जाएगी, जीरो। देखिए किस प्रकार होता है, आप एक एक को भी समझ सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ, मूव हुआ, क्या जाएगा, थर्मल एनर्जी के कारण मूव करेगा, उसकी डायरेक्शन होगी, बट उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है क्या होगा बेटा, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। तो दो चीजें हैं, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी की बात करो वो भी कितनी है, जीरो। और अगर आप जितने भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी एवरेज वेलोसिटी की बात करो वो भी कितनी रहेगी, जीरो। ये कब है ये सिचुएशन, जब मैंने बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया। बट जो इनकी स्पीड की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है उसका ऑर्डर होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड। लगभग कितना ऑर्डर होता है, 10⁵ मीटर पर सेकंड। बेटा सिचुएशन समझ में आई आपको, क्या किया हमने ये समझा है कि कोई कंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थर्मल एनर्जी के कारण यानी हीट एनर्जी के कारण लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और उनकी जो एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड की बात करूं उसका ऑर्डर होता है लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड। बट उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी बेटा, जीरो। दोनों तरीकों से समझ सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होता है बेटा, जीरो। या मैं ये कह सकता हूँ कि एवरेज सभी की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, जीरो। इसको आप ये समझ लीजिए, एक क्लासरूम है बेटा, एक क्लासरूम के अंदर जैसे अगर मैं बात करूं टीचर के आने से पहले बच्चों की मूवमेंट से समझ लीजिए आप, जब तक टीचर नहीं आया बच्चे कोई कहीं घूम रहा है कोई कहीं घूम रहा है, बट ओवरऑल उनका डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ये मान लूं कि वो क्लास से बाहर नहीं जा रहे तो उनका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। यानी एवरेज वेलोसिटी उनकी कितनी है, जीरो। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा इसके ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस का काम ये समझ लो, जैसे ही क्लास में टीचर एंटर हुआ, टीचर के आते ही सारे के सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे क्लासरूम में जो उनके बेंचेज हैं वहां पर क्या करना स्टार्ट कर देंगे, वो बैठना स्टार्ट कर देंगे। ये सिचुएशन कब थी, व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। जब कोई फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा तो सारे इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी कितनी है, जीरो। बट एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं स्पीड की तो थर्मल स्पीड उनकी 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। अब पूरी सिचुएशन को समझिए, देखिए क्या है हमारे पास। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं, फॉर्मूला जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, दो प्रकार की हमारे पास सिचुएशन है। एक कंडक्टर है, उसके ऊपर जब आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा तो क्या होगा, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेंगे। रैंडमली में जैसे क्लासरूम का मैंने एग्जांपल दिया था, जब तक क्लास के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को टीचर मान लो, जब तक टीचर नहीं आया है क्लासरूम के अंदर बच्चों की जो पोजीशन है वो इस प्रकार से रैंडम है, कोई स्टूडेंट कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, बट ओवरऑल क्लास से बाहर कोई नहीं जा रहा, तो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना लिया था, जीरो। तो हमने ये मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो वेलोसिटी है बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। ये कंडक्टर है, इसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पहले की वेलोसिटी मैंने u लिया है। u किस लिए लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले, जब तक मैंने कोई बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया। पहले की u1, दूसरे की u2, u3, इसी प्रकार लास्ट वाले की वेलोसिटी कितनी है, u1 इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा
देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ये वेलोसिटी है। तो हम पढ़ चुके हैं अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना रहेगा बेटा, 0। कोई भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं करेगा, ऐसे रैंडम कोई इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है, बट नेट डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। तो उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। अब देखिए किसी कंडक्टर के ऊपर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा, यहाँ मैंने क्या अप्लाई कर दिया, पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या होगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, ड्रिफ्ट। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन की नेट डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा किस तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो किसकी तरफ दौड़ेगा, पॉजिटिव की तरफ। रुकावटें अब भी है, अब क्या होगा बेटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ से ये मैंने कोई फ्री इलेक्ट्रॉन लिया, ये चला, ये जब इस तरफ दौड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके रास्ते में क्या आएंगे बेटा, आयन। आयन कौन से, जैसे मैंने बताया था ये न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस के बाहर इन सेल से क्या हो गए, जैसे कोई एटम था उस एटम से क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो आयन बच गया, पॉजिटिव आयन, एटम का बचा हुआ हिस्सा वो भी तो यही रहेगा। देखो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन का जो बचा हुआ हिस्सा है, जो एटम है, जो कटायन बना आपका, वो यही रहेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन की उसके साथ लगातार क्या होती रहेगी, टक्कर होती रहेगी। देखो समझ में आया आपको, क्या था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगी, F इज इक्वल टू क्या था, आपने पढ़ रखा है, क्या इनटू ई, पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है, क्या इनटू ई। चार्ज कितना है बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e, समझ लो आप इसको। और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ma। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया इलेक्ट्रॉन का, -e अपॉन m। ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, एक्सेलरेशन। यानी नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन जो होगा वो किससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट में। तो यही बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो दौड़ेगा, किस तरफ दौड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। परंतु क्या होगा, जैसे मान लिया इस इलेक्ट्रॉन ने इधर दौड़ना चाहा, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ दौड़ना चाहा, जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी ना तो इसकी टक्कर हो जाएगी, किसके साथ टक्कर हो जाएगी, जिस एटम से ये निकला था ना उसका बचा हुआ हिस्सा, यानी उस आयन के साथ। तो कोलिजन हो गया, क्या हो गया बेटा, कोलिजन। किसका, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटम, उस एटम के बचे हुए हिस्से से जहां से वो निकला था। तो क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी धड़ाम से, फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। फिर चला एक्सेलरेशन के साथ, फिर टकराया, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे एटम भी तो हैं, उन एटम का टकराएगा तो क्या किस तरह की सिचुएशन बन गई, इलेक्ट्रॉन चलेगा, एक्सेलरेट होगा, फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। वेलोसिटी कम क्यों होगी, टक्कर लगेगी, फिर दौड़ेगा, फिर टकराएगा। तो इस तरह से उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। और वो वेलोसिटी दौड़ने की ना कहकर हम कहेंगे वो ड्रिफ्ट करेगा। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, खिसकना। क्या होता है, खिसकना। समझ में आया आपको, यानी वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से विपरीत दिशा में क्या करना शुरू कर देता है, खिसकना। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो मैंने ये कह दिया व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, मान लिया पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की v2 और लास्ट वाले की vn, इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही तो डेफिनेशन थी। क्या थी डेफिनेशन, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब पढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या लेनी है आपको, एवरेज वेलोसिटी किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन की। कहता है वो एवरेज वेलोसिटी किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, जो कब पैदा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, और जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए द एवरेज वेलोसिटी with which free electron in conductor get drifted in direction opposite to applied electric field। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद की वेलोसिटी क्या मानी मैंने, v1 v2 v3 अप टू vn। तो इनका एवरेज कैसे होगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो n की वेलोसिटी को जोड़ दो और n से क्या कर दो, डिवाइड। तो ये क्या देगी, एवरेज वेलोसिटी। और इस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है, ये हमारे पास होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, u प्लस at। अब ये देखिए v क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, u क्या है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा था
थर्मल स्पीड की वेलोसिटी और ए क्या है एक्सेलरेशन। अब देखिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। ये ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एम मास है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, एक ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है बेटा आपने एक्सटर्नल, तो जो एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या रहेगा बेटा कांस्टेंट, सभी के अंदर एक ही एक्सेलरेशन आएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो पहले इलेक्ट्रॉन की अगर मैं निकालूं तो v1 = u1 + at1। अब ये t1 देखिए क्या है, सपोज करो ये मेरा पहला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वेलोसिटी कितनी है इसकी u1, कितनी है u1, यहाँ वेलोसिटी कितनी है v1, समझ में आया आपको, u1 वेलोसिटी कितनी है v1, तो टक्कर लगने यहाँ से चला, यहाँ टक्कर लगने से पहले इसको कितना टाइम लगा t1, t1 क्या है टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन सक्सेसिव लगातार के दो कोलिजन के बीच का टाइम इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाइए v2 = u2 + at2, समझ में आया। अब ये दूसरा है, जैसे यहाँ से टक्कर होगी फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला, तो ये वेलोसिटी टक्कर लगने के बाद मैंने क्या मान ली u2, और यहाँ टक्कर लगने से पहले क्या मान ली v2, समझ में आया आपको। अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ दिखाना चाहूँ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था बेटा, यहाँ से चला, इसकी वेलोसिटी कितनी ली मैंने u1, यहाँ टक्कर लगी इसकी एटम के बचे हुए हिस्से के साथ, यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी v1, इन दोनों में टाइम कितना लगा इसको t1, टक्कर के बीच में टाइम, फिर टक्कर लगने के बाद इलेक्ट्रॉन दोबारा चला, यहाँ टक्कर लगने के बाद ये वेलोसिटी मैंने मान ली u2, और यहाँ टक्कर लगने से पहले कितनी हुई v2, ये टाइम कितना लगा बेटा इसको t2, समझ में आया। इसी प्रकार टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है n, तो Vn कितना हो जाएगा, Vn = u1 + atn। अब आप क्या करें, इन इक्वेशन को जोड़ दें, ये 1 2 तो आप इसको मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर क्या है आपकी 2। अब आप इन सारी इक्वेशन को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे क्या होगा आपके पास कितना हो जाएगा v1 v1 + v2 + vn = इधर से जोड़ेंगे u1 + u2 up to u1, इधर से जोड़ेंगे बेटा इस फैक्टर को, a कॉमन आ गया प्लस a, जोड़ दो t1 up to tn t2, ठीक है कर दिया। अब आपको निकालना क्या है बेटा, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जो एवरेज वेलोसिटी आई, तो मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ n से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी n से डिवाइड कर दिया, ठीक है बेटा ये n से मैंने डिवाइड कर दिया इसको, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी आई कितनी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी, देखिए आप इसको क्या लिख सकता हूँ v1 + v2 up to vn को, ये आ गया आपके पास vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये क्या थी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले जो एवरेज वेलोसिटी है, तो ये वैल्यू थी 0 प्लस ये क्या है a एक्सेलरेशन, और वो क्या बेटा ये जो t1 t2 t1 + t2 up to tn डिवाइड बाई n, ये क्या कहलाता है, देखो t1 क्या था पहले इलेक्ट्रॉन का कोलिजन के बीच का टाइम, t2 क्या है दूसरे इलेक्ट्रॉन का जब वो आगे टकराएगा उनका, तो इसको कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं बेटा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट करेंगे टाउ से, इससे टाउ से, तो vd कितना आया, vd = a × टाउ, a की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्सेलरेशन की कितना आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी -e अपॉन m × टाउ, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या दिया हमारे पास अपोजिट, क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया क्या है आपके पास vd = -e टाउ अपॉन m, ठीक है ना। तो आप ये नोट कर लीजिए, पॉज करके आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पूरी क्या होगी बेटा डेरिवेशन। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं।
तो बेटा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो मेरे लायक तो वो भी बेटा जरूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।